इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर और डीडी किसान के सहयोग से हम आपके लिए सरसों की खेती में मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के विषय में ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। इस श्रृंखला के पिछले 3 कार्यक्रमों में हमने किस्मों के चयन, बीज उपचार, खेत की तैयारी और बुवाई, खरपतवार नियंत्रण, विरलीकरण, ओरोबंकी खरपतवार का प्रबंध, कोहरे और पाले से फसल का बचाव, विभिन्न रोगों और कीटों के विषय में जानकारी और उनसे बचने के उपाय के बारे में विस्तार से जाना। श्रृंखला की इस कड़ी में जानेंगे सरसों की खेती और मौन पालन के विषय में। खेती में बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, कीट हैं जो हमारे काम के होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमारी धारणाएं कुछ अलग अलग होती हैं। अब जैसे मधुमक्खी को ही लें, सब जानते हैं कि ये हमारा एक ऐसा मित्र कीट है, या कीट की श्रेणी में तो नहीं भी रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये तो मित्र है हमारे लिए, खेती के लिए, जो हमारी ऐसी फसलें जो क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, परपरागत फसलें होती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब सरसों की फसल देखिए, इस समय कहीं कहीं सरसों पक रही है और कहीं कहीं अभी जो विलम्ब से बुवाई हुई थी वो सरसों अभी खेतों में आप देख सकते हैं खड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं कि इसमें चारों तरफ मधुमक्खियाँ घूम रही हैं और हर फूल पर, एक फूल पर बैठ रही हैं तो दूसरे पर भी जा रही हैं। तो ये हमारे लिए बेहद लाभकारी है। डॉक्टर साहब जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरसों अनुसंधान निदेशालय ने इस पर कुछ काम किया है कि ये मधुमक्खी हमारे कितने काम की है उत्पादन बढ़ाने में? हाँ, देखिए, सरसों अनुसंधान निदेशालय ने मधुमक्खी के ऊपर भी एक तरह से बहुत सीधा काम नहीं किया, लेकिन जैसे हमारे कई केंद्र हैं जो मधुमक्खी पालन के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमने ये पाया है कि सरसों ही नहीं, अगर कोई भी अन्य फसल हो, जो भी फूल वाली फसलें, तो जैसा आपने कहा कि मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इससे क्या होता है कि फसलों के परपरागण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और अनुसंधानों में हमने देखा है कि करीब करीब हर फसलों के अंदर 15 से 20%, 25% तक इसमें उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जैसे आप ये सरसों की फसल को देख रहे हैं, तो चूंकि इसमें आपने देखा होगा कि फूल बहुत समय तक रहते हैं, तो विगत कुछ वर्षों से हमने मधुमक्खी पालन को, जो सरसों के किसान हैं उनके बीच में, कि सरसों के किसान साथ के साथ मधुमक्खी पालन भी करते हैं तो उनको एक दुगना फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत समय तक इसके अंदर फूल रहते हैं, तो आपको एक इतना समय मिल जाता है कि काफ़ी समय तक आप अपने बॉक्स रख सकते हैं। तो इसमें जब परपरागण की क्रिया बढ़ेगी तो इसका उत्पादन भी बढ़ेगा, शहद की अतिरिक्त आमदनी भी होगी, और हमारा जो किसान भाई है उसको शहद से, फसल उत्पादन के साथ साथ जो शहद उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी भी उसको। तो कितने फीसदी तक इसमें उत्पादन में बढ़ोतरी सरसों देखिए, सरसों के अंदर हमने ये देखा है कि करीब 15 से 25% तक इसमें जो बढ़ोतरी होती है। और मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि करीबन आप ये देखिए कि सरसों फसल में कई तरह की फसलें होती है। जैसे ये भारतीय राई है, इसमें करीब 15 से 20% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन हमारी एक फसल है तोरिया जी, वो टोटली क्रॉस पॉलिनेशन होती है, तो वहाँ पर मधुमक्खी का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे 15 से 20%, 25% तक की जो उपज में बढ़ोतरी होती है। अब ये है कि मधुमक्खी पालन का जो काम करते हैं, अब जैसे हम तो जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ तो बक्से रखे हुए हैं, अभी हम उनको भी देखेंगे। तो अब ये तो नैसर्गिक रूप से तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कीटनाशकों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो जरूरत इस बात की है कि सरसों उत्पादक क्षेत्रों में जो सरसों की खेती कर रहे हैं किसान भाई, वो मधुमक्खी पालन को भी बिल्कुल अपनाएं। बिल्कुल जी, उससे हाँ, देखिए ऐसा है, पहले तो 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि एक तो सर मधुमक्खी पालन में फ़ायदा क्या है कि कोई भी भूमिहीन किसान हो जी, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, युवा हो, एक साधारण किसान हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है।
किसानों के बीच में दिमाग में आती है कि मधुमक्खी पालन है क्या। तो मधुमक्खी पालन में क्या होता है कि मधुमक्खियों की आदतों को समझ के, उनके इशारों को समझ के और उसकी जीवन चक्र को समझ के जब हम उससे इस तरीके से पालते हैं कि अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है, उसको मधुमक्खी को कम से कम नुकसान हो, इसी को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। जी। ये वो तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो सरसों की पैदावार को अगर 15 से 20% तक जी, बढ़ाना जी, है जी, जी। तो एक सहयोगी काम हमारे लिए है। जी, उत्पादन भी ये बढ़ेगा। एक ऐसी तकनीक है सर जिसके अंदर 15 से 20% आप देखिए, अगर खाद डालेंगे तो लागत आपकी लगेगी, जी। उसके अलावा बीज कोई अच्छा डालेंगे उसकी लागत लगेगी, कोई भी कृषि क्रियाएं करेंगे आपको एक अतिरिक्त लागत लगानी पड़ रही है। लेकिन मधुमक्खी पालन की वजह से आपका 10 से 15%, 25% तक अगर उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें जो आपने मधुमक्खी बॉक्स को रखने के लिए जो लागत लगाई वो आप शहद से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट हो गया, ऐसा इंटरवेंशन हो गया है जो आपको मतलब बिल्कुल कम उसके अंदर एक तरह से मिश्रित खेती कहिए, मिश्रित मधुमक्खी खेती और सरसों को मिला दिया जाए। जी, जी, तो 2.5-3 महीने 4 महीने की जब तक फसल है, जब फसल तक है, फ्लावर बिल्कुल, उस पर रहता है, तब तक हमको मधुमक्खी पालन अपने सरसों के खेतों के जी, आसपास जी। करना देखिए, चाहिए। मधुमक्खी पालन कहीं से भी शहद इकट्ठा कर सकती है, कोई फसल हो, लेकिन चूंकि इसमें बहुतायत में फ्लावर फूल होते हाँ, हैं, फूल हो। तो इसकी जो शहद बनने की जो गति होती है वो भी इसमें ज़्यादा होती है। सरसों के किसानों को जागरूक करने के लिए कि वो अधिकतम मधुमक्खी पालन का भी काम करें, इसके लिए हमारे यहाँ से नियमित रूप से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और अभी विगत 5-6 सालों के अंदर से राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, कई जिलों के आत्मा के सहयोग से हम लोगों ने किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किस तरीके से सरसों के साथ साथ हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, उसका लगातार और नियमित रूप से हम प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। बहुत बड़े इलाके में सरसों होती है। जी, जी, जी। अब सभी किसान अगर इससे जुड़ना चाहें और मधुमक्खी पालन का प्रयास करें और अपनी सरसों के खेतों में डिब्बे रखें, तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सहूलियतें, प्रशिक्षण, सुविधाएं मिलती हैं जिससे वो आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, देखिए, वर्तमान के अंदर सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है कि जैसा मैंने बताया आपको कि एक स्वरोजगार का साधन भी प्रदान करता है, किसानों की अतिरिक्त आमदनी भी प्रदान करता है शहद के माध्यम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, शहद ही नहीं होता है, शहद के अलावा आपके जैसे मोना विष हो गया, मोना गोंद हो गया, प्रोपोलिस हो गया, कई और भी उत्पाद होते हैं, रॉयल जेली हो गया, बड़ा महंगा एक वो चीज़ मिलता है। अगर सही किसान प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो इन सब उत्पादों को वो इससे मधुमक्खी से प्राप्त कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसीलिए सरकार का इस पे बहुत ज़्यादा जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपनाएं। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40% तक की इस पे किसानों को सब्सिडी देती है, यानी कि एक किसान 50 बॉक्स एक यूनिट लगाता है तो 40% तक उसमें सब्सिडी है, मतलब सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही है। साथ के साथ क्या है कि कोई राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी देती है तो वो बढ़ भी सकती है। आइए अब मधुमक्खी पालन के विभिन्न पहलुओं और तकनीकी समस्याओं के विषय में विस्तार से जानते हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सरसों की अधिक पैदावार प्राप्त करने में मधुमक्खी पालन की भूमिका है और ये रोजगार का भी साधन है। तो इस रोजगार के साधन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इसके तकनीकी पक्ष हैं? हमारे साथ में डॉक्टर भीम सिंह यदुवंशी जी हैं और साथ ही साथ एक प्रगतिशील किसान हैं जो मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं, हरदयाल जी, वो भी हमारे साथ में, और डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ में। हम चर्चा, यदुवंशी जी आप ये बताइए कि जैसे एक सामान्य किसान के लिए जी एक तो ये है मधुमक्खी पालन में कॉरपोरेट वर्क, जी लेकिन एक किसान का पढ़ा लिखा युवा लड़का जी अपने खेत में 5 बक्से 10 बक्से रखना चाहे जी तो उसके लिए तकनीकी पक्ष क्या क्या है? सबसे पहले उसे क्या सोचना होगा? मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है और जो ग्रामीण परिक्षेत्र है उसमें आसानी से चलाया जा सकता है। और जो भारतवर्ष के सरसों उत्पादक ज़िले हैं उसमें आसानी से इसको किया जा सकता है। करीब 3 से 4 महीने तक शहद आसानी से सरसों की फसल में मिल जाता है और सरसों अनुसंधान निदेशालय होने के कारण ये इसकी तकनीकी मार्गदर्शन प्रोडक्शन में बढ़ाने के लिए रिसर्च हो रही है। बिना खाद पानी के जो है उत्पादन 15 से 20% तक मधुमक्खी के परागण क्रिया के द्वारा बढ़ जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये आपके बक्से रखे हुए हैं हमारे हरदयाल जी के, जी तो तमाम बक्से, एक बक्से की यूनिट को आप लें जी तो इसमें लगभग लागत कितनी है और जो मधुमक्खी का चयन है जी जी उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है? अभी जो भारत सरकार के
तहत जो नियम बनाए गए हैं कि इस मधुमक्खी का जो एक बॉक्स है वो करीब 4,000 रुपये की कॉस्ट निर्धारित की गई है, जिसमें मधुमक्खी की? जी, मैद मधुमक्खी की, जिसमें 10 फ्रेम मक्खियाँ आती हैं और एक सुपर और बॉक्स मिलता है 2,000 रुपये का। इस तरह से 4,000 रुपये का एक बॉक्स आता है और उस बॉक्स से जो हाइव्स बोलते हैं उससे 25 किलो से 30 किलो तक शहद आसानी से हमारा बी कीपर साल भर में प्राप्त कर लेता है। एक बक्से से? जी। एक आर्थिक रूप से लाभकारी यूनिट, उसमें मिनिमम कितने बक्सों की संस्तुति रिकमेंडेशन की जो जाती है? अभी भारत सरकार की तरफ से जो है 50 बॉक्स की यूनिट, 50 हाइव्स की यूनिट संतुलित की गई है, जिसको एक औसत दर्जे का बी कीपर्स या बेरोजगार युवा आसानी से संचालित किया जा सकता है, और जिसमें सरकार की तरफ से 40% जो है अनुदान मिलता है। 40%? जी। और 60% किसान इसकी को कुल लगाना 50 बक्सों की लागत फिर 50 बॉक्सों की कुल लागत 2 लाख रुपए आती है, और जिसमें से 80,000 रुपये किसान को अनुदान मिल जाता है सरकार की तरफ से। 1,20,000? 1,20,000 जो है फार्मर्स को लगाना पड़ता है। ट्रेनिंग का पार्ट क्या है इसमें? ट्रेनिंग की पार्ट इसकी ये 3 से 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, और उसमें जो चयन प्रक्रिया में जो ये जिनकी युवाओं की रुचि रहती है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, उसमें 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रारंभ कराई जाती है, और उनको ट्रेनिंग के साथ साथ ये बताया जाता है कि किस तरह से बॉक्स स्थापित होते हैं, किस तरह से इनका रखरखाव होता है, और किस तरह से ऋतु का जो है मैनेजमेंट होता है क्या है, और कौन कौन सी फसल में नेक्टर मिलता है, कौन सी में पोलन मिलता है, और कहाँ रखने में फ़ायदा है कहाँ नहीं। गर्मी के सीज़न में गर्मी का हम मैनेजमेंट बताते हैं, सर्दी के सीज़न में सर्दी का मैनेजमेंट बताते हैं, और बसंत ऋतु में बसंत ऋतु का। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे सरसों उत्पादक किसान हैं जिनके संदर्भ में हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं, जी जी। तो इसकी कोई खास प्रजाति जो बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सरसों के नेक्टर के साथ में, या सभी के लिए इसका एक ही रूप है? हाँ, जो अभी सरसों की जो प्रमुख वैरायटी है जो यहाँ पे इंडियन मस्टर्ड है, और वो काफ़ी अच्छी है रहती हैं, और उसमें नेक्टर काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये आपने इसकी मिशन के बारे में बताया, इसके तकनीकी पॉइंट के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि बक्सों में जो सही तरीके से इसका पालन हो, तो उसकी व्यवस्था किस तरीके से की जा सके, हम अपने किसान भाइयों को थोड़ा ना प्रदर्शन करके या खोल के भी देखें। जी जी, ये अब आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से बीज के लिए ऊपर से ढकने के लिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक गनी बैग लगाया जाता है, जिससे उसका एयर कंडीशन बरकरार रहता है। और ये एक फ्रेम है जिसमें ऊपर वाले पोर्शन पे आप देखेंगे वो शहद होता है, नीचे वाले पे वो रहता है। नीचे वाले पे आप वो देखेंगे उसमें ब्रूड्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो ये इसी के द्वारा ये शहद उत्पन्न प्रक्रिया होती है। और ये जो मधुमक्खियाँ सरसों के फील्ड में जाती हैं जहाँ नेक्टर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ से लाके इस नेक्टर में जो पानी के परसेंट है वो 60 से 70% रहता है, उसको सुखा के फिर 18% तक ये ले आती हैं, और फिर उसको सील्ड कर देती हैं, और वो शहद सील्ड हो जाता है। सरसों का शहद के बारे में मैं आपको बताऊं, विश्व में सबसे ज़्यादा मांग इसी शहद की है। और जो बी कीपर्स पहले बी कीपिंग का काम करते थे, अब वो ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। और लुधावई गांव से जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, वो अब लंदन तक, लॉस एंजलिस तक उनका शहद जा रहा है। ये गर्व की बात है, जो कि लोकल से जो है ग्लोबल तक पहुंच गया है। तिलहनी फसल में एक मुख्य उत्पादक फसल है, और सरसों की खेती के साथ में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय बखूबी किया जा सकता है। 4 गुना तक अभी गुंजाइश इस क्षेत्र में है। जितना पैदावार इस समय पर मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद की है, उसका 4 गुना तक भी अगर हम पैदा करें और ज़्यादा, तब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके मार्केट की प्रचुर लाभ की संभावना है। हमारे साथ में किसान भाई हरदयाल जी हैं, और ये नगला कल्याण के रहने वाले हैं। भरतपुर जनपद का एक गांव है, शहदोत्पादक गांव है। बहुत से किसान भाइयों ने यहाँ पर शहद का काम किया है, और ज़्यादातर लोग सरसों की खेती करते हैं तो शहद की उत्पादन की तरफ बढ़े हैं। तो हरदयाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये कितने बक्से आपके हैं? ये सर जी फिलहाल तो ये यहाँ पर क्या है 60-70 ही बक्से हैं। बाकी कितने बक्सों के मालिक हैं आप? हमारे पास में हम 3 भाई हैं जी। इस समय हमारे पास में 1500 के लगभग बॉक्स हैं। 1500 बक्से कितने साल काम हो गया करते करते? देखो सर जी, हमने हमारे सन 2000 के लगभग हमने 8 डिब्बे से काम चालू किया। 2000 में? 2000 8 डिब्बे? 8 डिब्बे से। अच्छा। और आज वो हम उसमें लगे रहे, मेहनत करते करते। पहले तो मैंने ही किया, फिर उसके साथ साथ बेरोजगारी को देखते हुए मैंने अन्यत्र कहीं भेजना ना चाहा अपने भाइयों को, इसी धंधे में मैंने उनको एडजस्ट कर लिया। आज हम तीनों भाई
मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ लेबर की भी हमको सपोर्ट लेनी पड़ती है, तो आज हमारा ये काम ठीक ठाक से चल रहा है। 8 बक्सों की यूनिट में कितनी लागत रही? देखो उस समय 8 बक्से हम वहाँ से हाथरस से लेके आए थे जी। उस समय हमारे लिए एक बक्सा वहाँ पर मेन खरीद 5,000 रुपए की रेट थी। मैं मधुमक्खियों के मैं मधुमक्खियों के यानी 40,000 से आपने काम शुरू कर दिया। 40,000 से हमने काम चालू किया। आज कितने बक्सों के अगर गणना की जाए तो आपकी जो कैपिटल लगी हुई है, जैसे हम उद्योग की भाषा में बोलते हैं ना कैपिटल, जी। वो कितनी है लगभग? देखो आज आप फैला लीजिए, आज हमारे पास में 1500 के लगभग डिब्बे हैं। हाँ। और आज मिनिमम सरकारी रेट के हिसाब से हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो एक डिब्बे की पर्सनल स्पेशल डिब्बे की कीमत 3,000 से लेकर के 4,000 रुपये आंकी जा सकती है। यानी कि तकरीबन 45 लाख रुपए की आपकी मधुमक्खियों का काम जी। इस समय पर है, जी। मतलब जी है। पूंजी है, जी, लगी हुई है। लगी हुई है। कभी झटके भी आए? कैसे कैसे यात्रा रही, थोड़ा सा बताइए कि हम 8 ये डिब्बे से सर जी हमने काम चालू किया। जी। हम निरंतर उस काम में बढ़ते चले गए और जब हमारे डिब्बे 8 से लेकर के 60-70 के लगभग हो गए तो उस समय एक बीमारी आई जी। जिसको हम बोलते हैं हमारी इस मधुमक्खी की भाषा में बरुआ माइट। उस समय हमारे फिर वे डिब्बे घटते घटते फिर वही 10-12 की संख्या में रह गए 60 से जी। लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा और हम उसी में लगे रहे। फिर 60 डिब्बे से ही बढ़ा करके 15-20 साल में हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। मुझे आम किसान के लिए ये जानकारी दीजिए कि 50 डिब्बे अगर लेके चले कोई, 2 लाख रुपए लगाए जी। तो साल में कितना कमा सकता है? आपका पूरा अनुभव है, जो वैज्ञानिक बताते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप सारे खर्चे काटिए, जोखिम काटिए, अपनी नौकरी काटिए, तो कितनी गुंजाइश उसमें है? देखो सर जी, अगर कोई एक व्यक्ति किसान देहात और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हाँ। अगर वो इस व्यवसाय को 50 डिब्बे से चालू करना चाहता है तो 1 साल के अंतराल में जितनी उसने राशि खर्च की है उसका वो रिटर्न वापस ले सकता है। प्लस में 50 डिब्बे से उसको क्या मिलेगा, 25 डिब्बे एक्स्ट्रा उसके बन जाएंगे। मतलब 50 से 75 हो जाएंगे। 50 से 75 हो जाएंगे और 2 लाख रुपए की उसका लागत निकल सालाना आएगी। पूरा खर्चा निकल आएगा और जो उसने राशि लगाई है वो उसकी रिटर्न वापस हो जाएगी। अब इसमें झटके क्या क्या लगते हैं, परेशानी क्या क्या आती हैं? देखो क्योंकि बक्सों इसमें को इधर से- झटके मेन तो सर जी ये है, ये क्लाइमेट के ऊपर निर्धारित करता है। हाँ। अगर क्लाइमेट हमारी साथ दे तो ये एक ऐसा व्यवसाय है कि इससे अच्छा व्यवसाय में एक शिक्षित बेरोजगार के लिए और कोई नहीं मान सकता। जितनी आमदनी इस व्यवसाय में वापस होती है, किसी भी धंधे में उतनी जल्दी इतनी आमदनी रिटर्न नहीं आ सकती। शहद एक बहुत ही डिमांडिंग है। हर आदमी शहद का सेवन दवा के रूप से इस्तेमाल करता है, कुछ कुछ अब भोजन में इस्तेमाल होने लगा है। तो आपको जो मूल्य मिलता है जी, वो एज ए फार्मर आपके लिए कितना उपयोगी है? क्या वो लागत को निकाल पाता है? और उसको अगर परेशानी रही तो आपने कोई ऐसा प्रयास किया कि आप प्रोड्यूसर से ट्रेडर भी बने? देखो हमारे भारतवर्ष में जी। हम अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में कुछ राज्यों को छोड़ करके केवल मधुमक्खी पालक शहद निकालने में और मक्खी बढ़ाने तक ही सीमित है। जी। इस नज़रिया को हटा करके अगर हम इसको प्लस पॉइंट में अगर करना चाहें तो हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट के द्वारा प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो हमारा सभी मधुमक्खी पालकों का ये मानना है कि गवर्नमेंट की अगर थोड़ी सी हमारे लिए सुविधा मिले तो इसमें देखो विकल्प बहुत हैं इस धंधे में, जैसे बी वेमन है, यानी कि अन्य उत्पाद भी जोड़े जा सकते हैं। रॉयल जेली जी, है, जी, जी। जिनको हमारे भारतवर्ष में 1-2 राज्यों को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो शहद है और मधुमक्खी के जो दूसरे उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग आपके हाथ में आए और आप उसको कर पाएं। अब मुझे अंत में आपसे ये जानना है कि 1 रुपए की लागत में आपकी आमदनी कितनी होती है? 1500 डिब्बे आप रख रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, तो 45 लाख की आपकी पूंजी है। इसमें कितने लाख आप कमाते हैं, अगर आप सही से आंकड़े बता पाएँ? और एक किसान का युवा कोई बालक या किसान भाई अपना व्यवसाय करना चाहे तो अगर 1 रुपये इसमें लागत लगाता है तो उसमें से कितना मिलने की संभावना है? देखो आप 1 रुपये की हम बात करें जी। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया और मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट
और परिणाम दूसरी साल हमको आने लग जाता है। एक साल में हम अपना जितना 1 रुपया लगाओ चाहे 50 रुपया लगाओ, उसकी तो भरपाई होगी, और प्लस में अपना जो प्लस होगा मधुमक्खी का व्यवसाय वो डिब्बे के रूप में होगा। दूसरी साल से 50 डिब्बे वाला अपनी 75 का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा, और अपनी जो उसकी दैनिक मजदूरी है उसको अटेंड करके वो प्लस में आएगा। कि हमारे हिंदुस्तान में 30 से 40% जो बेरोजगारी है वो इस धंधे से ख़त्म होने की संभावना रखती है। तो किसान भाइयों, मुख्य बात ये निकल के आई है कि इसमें बढ़ोतरी की संभावना है, करने लायक व्यवसाय है, खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसान की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्षमताएं अपार हैं। शहद की अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इसकी उच्च गुणवत्ता और प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया जाए। मौन पालन से शहद प्राप्त होने के पश्चात बेहद आवश्यक है कि उसे निर्धारित मानदंडों के अनुरूप उचित प्रोसेसिंग से बाजार के लिए तैयार किया जाए, तभी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। शहद को बाजार के अनुसार तैयार करने के लिए किन क्रियाओं से गुजरना होता है, आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। हमारे मधुमक्खी पालकों से इन बकेट्स में शहद आता है, जो है जितने भी डिब्बे वगैरह हैं वो मधुमक्खी अपने सरसों की क्रॉप के आसपास डिब्बे लगाते हैं, और 7 से 10 दिन में उनके जो शहद निकलता है तो वो शहद को इन बकेट्स में इकट्ठा कर लेते हैं, और बकेट्स में इकट्ठा करने के बाद वो अपना शहद हमें सप्लाई करते हैं। उनका शहद जब हमारे यहाँ आता है तो हम इन बकेट्स में जो है प्रत्येक बकेट्स में से सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद हम इसका एक यूनिफॉर्म पूरी, जैसे किसी की 100 बकेट आई तो 100 बकेट में से सैंपल लेके एक सैंपल फिर हम अपनी लैब में एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड्स, अडल्ट्रेशन आदि चेकिंग करने के लिए हम ऊपर भेज देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे गोडाउन में बताया कि मधुमक्खी पालकों से इन बकेट्स में शहद आता है, उसमें सैंपलिंग ली जाती है। वो सैंपल लेने के बाद हमारे यहाँ इस लैब में वो सैंपल हम भेज देते हैं बैच नंबर देके, और फिर उस बैच नंबर के देने के बाद प्रत्येक बैच की हमारे यहाँ इन हाउस लैब में टेस्टिंग होती है। FSSAI जो हनी लोकल मार्केट में जाना होता है उसकी हम एज पर FSSAI टेस्टिंग करते हैं, और जिस हनी को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको US FDA या यूरोप जाना हो तो यूरोपियन गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के अनुसार हम यहाँ पूरा जो है पूरी टेस्टिंग अपनी इन हाउस में करते हैं, जैसे कि HMF है, एंटीबायोटिक हैं, पेस्टिसाइड्स है, C4 अडल्ट्रेशंस हैं। वो सारे टेस्ट जो है हम टेस्टिंग करने के बाद उस रॉ हनी को फिर हम आगे प्रोसेसिंग में लेते हैं, और अपना प्रोसेसिंग में पूरा बैच बनाते हैं। जिस तरीके से बायर का जितने का ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के हिसाब से उतनी क्वांटिटी हम आगे इस टेस्टेड माल की प्रोसेसिंग में लेते हैं। अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अनुसार पूरे टेस्ट करने के बाद हम फिर अपना बैच प्लान करते हैं। बैच प्लान में हनी की जो बकेट्स हैं सब प्रथम तो हम डीक्रिस्टलाइजर में लगाते हैं उसको लिक्विड करने के लिए, क्योंकि हनी जो है लिक्विड थोड़ा गर्म होकर वो थोड़ा तरल हो जाता है, तो फिर आगे फिल्ट्रेशन में और उस सभी चीज़ में आसान हो जाता है। तो डीक्रिस्टलाइजर से हमारा हनी पहुंचता है सीम में। सीम में भी 100 माइक्रोन की एक जाली मैश लगा होता है, जिसमें कि मोटा जो भी गंदगी है वो सब उसमें रह जाती है। उसके बाद पुनः हम हनी को जो है उससे जो है आगे बेचते हैं, और हनी में मेन जो बीकीपर से हनी आता है उसमें मॉइस्चर की मात्रा जो है 22 से 23 होती है, और इंटरनेशनल पैरामीटर्स में जो है हनी हमारा 18.5 मॉइस्चर पे जाता है। तो हमें मॉइस्चर रिडक्शन भी करना पड़ता है, तो हम वैक्यूम कोन में हनी को ले जाके उसका मॉइस्चर रिडक्शन करते हैं और 18.5 पे लेके जाते हैं। और जो बल्क में हनी हमारा US जाता है उसको फिर हम अपने सीधे टैंक में लेके जाते हैं, और वहाँ हमारे 40 टन के टैंक हैं, पूरा एक बैच 40 टन का बनता है। उस 40 टन के बैच में उसको ह्यूमनाइज करते हैं 2 से 3 घंटे, जिससे कि पूरा बैच एक हो जाए। और जब हम फिलिंग करते हैं उसकी, तो पुनः हम जब प्रत्येक ड्रम को भरते हैं उसके बाद थोड़ा सा सैंपल लेके एक सैंपल कलेक्शन करते हैं, और वो हनी भी फाइनल बैच का बनने के बाद हम अपनी लैब में भेजते हैं। यहाँ लैब में भी पूरा हनी जो है हमारा पुनः इंटरनेशनल पैरामीटर्स या लोकल पैरामीटर जो बायर की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पुनः हमारी लैब में हनी की टेस्टिंग की जाती है,
और जो यूएस या यू में जो हमारा हनी जाता है उसका एक सैंपल हम बाहर यदि कहता है तो हम कुछ हनी का टेस्टिंग जो है QSI जर्मनी या इंटरटेक जर्मनी से भी कराते हैं। और यूएस में जो हनी एक्सपोर्ट होता है उसका एक NMR टेस्ट होता है, हमारी EIA ने कंपलसरी कर रखा है। तो उस टेस्ट की चेकिंग हम EIA की जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी की लैब है बॉम्बे, उसमें हम एक सैंपल वहाँ भेज के चेक कराते हैं। उन सब की रिपोर्ट जो है प्रॉपर आने के बाद फिर हमारा ये शिपमेंट आगे जाता है। किसान भाइयों, अभी हमने सरसों की खेती में मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के विषय में विस्तार से जाना। अगली कड़ी में कुछ और उपयोगी जानकारियों के साथ होगी आपसे पुनः भेंट। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है।